हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। तो मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चे जैसा कि आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th की शुरुआत कर रहे हैं और आज हमारे पास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है और इस चैप्टर का आज हमारे पास ये पहला लेक्चर है। और आज के लेक्चर में बच्चों इस चैप्टर के हम बिल्कुल बेसिक चीजों को कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है केमिस्ट्री से डर तो आप हमारे साथ जुड़िए और बिल्कुल हम शानदार तरीके से केमिस्ट्री को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बच्चों करते हैं क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत बच्चों हम एक ऐसे पॉइंट से करेंगे, एक ऐसे टॉपिक से करेंगे जो इस चैप्टर की बिल्कुल न्यू है। न्यू का मतलब कहें बच्चों आधार है। यहीं से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो बच्चों टॉपिक का नाम है हमारे पास परिवर्तन और परिवर्तन को अंग्रेजी में हम कहते हैं चेंजेस। और बच्चों परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। और आप लोग अपने दैनिक जीवन में आसपास के वातावरण में कई प्रकार के परिवर्तन को देखते हो और उन्हीं परिवर्तन को हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों परिवर्तन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक हमारे पास होता है भौतिक परिवर्तन जिसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं और दूसरा हमारे पास होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन जिसे हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब किसी पदार्थ में बच्चों परिवर्तन होगा कहाँ, किसी ना किसी पदार्थ में होगा। तो जब किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, मेरी बात को आप ध्यान दीजिएगा। हमने आपके सामने कहा रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना का मतलब होता है बच्चों कोई भी पदार्थ हो वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और कहीं ना कहीं परमाणु एक दूसरे से रीअरेंज होते हैं, एक दूसरे से व्यवस्थित होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो अगर परमाणुओं की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब उसकी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। जैसे हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास बच्चों ये एक पेन है। अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन के जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह से जुड़े होंगे। अगर इसके अंदर परमाणु जिस तरह से जुड़े हैं उनकी व्यवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, कोई बदलाव ना हो, इसका मतलब इस पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहां पर ध्यान देना है कि जो आपके पास भौतिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस बात को हम बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कि रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। ठीक है, परिवर्तन किस में देखने को मिलेगा? तो बच्चों परिवर्तन देखने को मिलेगा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा परिवर्तन कहां पर देखने को मिलेगा। एक तो अवस्था में अवस्था बदल सकती है और दूसरा बच्चों आपके पास होगा आकार। आकार में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो ये दो बातें आप ध्यान दीजिएगा, एक तो अवस्था में परिवर्तन, एक आकार। थोड़ा सा हम अवस्था को यहां पर बच्चों डिटेल में समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अवस्थाएं आप जानते हो तीन प्रकार की होती हैं, एक ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा आपके पास गैस। वैसे तो अवस्थाएं बच्चों पांच प्रकार की होती हैं पर हमें यहां पर तीन प्रकार की अवस्थाओं को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए। तो पहले हमने कहा कि आपके पास अवस्था होती है ठोस, थोड़ा सा यहां पे हम लिखेंगे बच्चों ठोस। दूसरा बच्चों बात करेंगे द्रव की और तीसरी हम बात करेंगे बच्चों गैस की। ठीक है, अवस्थाएं कितनी हमारे पास? तीन है। एक आपके पास ठोस है बच्चों और दूसरा द्रव और तीसरा हमारे पास क्या है? गैस। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लास को बच्चों शुरू से अंत तक आप देखिएगा, एक एक चीजें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, चलिए।
अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अवस्थाएं कितनी है? 3 है, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि कोई पदार्थ बच्चों ठोस से आपका कहाँ बदल रहा है? द्रव में। ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ बच्चों ठोस से कहाँ बदल रहा है? द्रव में। ठोस से कहाँ बच्चों? द्रव में। तो अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसको बच्चों हम कहते हैं गलनांक। क्या कहते हैं? गलनांक। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? गलनांक बोलेंगे। इसे क्या कहेंगे? गलनांक। एक एक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ठीक है। कोई अगर पदार्थ है वो ठोस से कहां बदल रहा है बच्चों? द्रव में। तो इस घटना को हम बोलते क्या है? गलनांक, ठीक। चलिए दूसरी बात यहां पर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई पदार्थ बच्चों, अगर कोई पदार्थ हमारे पास द्रव से कहां बदल रहा है बच्चों? गैस में। कहां बदल रहा है? द्रव से गैस में। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ अगर द्रव से गैस में बदल रहा है इसको हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? वाष्पीकरण। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इसे बोलेंगे क्या? वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक है। कब कहेंगे वाष्पीकरण? जब कोई पदार्थ द्रव से कहां बदलेगा? गैस में बदलेगा। चलिए तीसरी बात करते हैं भाई। तीसरी बात क्या होगी? अगर कोई पदार्थ बच्चों गैस से कहां बदल रहा है? द्रव में। कहां बच्चों? गैस से द्रव में। ध्यान दीजिएगा, गैस से कहां आ रहा है? द्रव में। तो अगर कोई पदार्थ गैस से आपका द्रव में आ रहा है तो इसे हम बच्चों बोलते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। संघनन कहेंगे, ठीक है। जब आपका गैस से किस में बदलेगा बच्चों? द्रव में बदलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर कोई पदार्थ बच्चों द्रव से कहां बदल जाए? ठोस में। किस में बदल जाए? द्रव से ठोस में। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर कोई द्रव से ठोस में बदल रहा है बच्चों तो उसे हम कहते हैं हिमीकरण। क्या कहते हैं बच्चों? हिमीकरण। तो इसको हम कहेंगे क्या? हिमीकरण। हिमीकरण कहेंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, कब हिमीकरण कहेंगे? जब आपका द्रव से कहां बदलेगा? ठोस में बदलेगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बच्चों। यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से कहां चला जाए बच्चों? गैस में। कहां चला जाए? गैस में। ठोस से कहां जा रहा है? गैस में। तो अगर कोई पदार्थ ठोस से गैस में बदल जाता है तब इस घटना को कहते हैं बच्चों ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे हम कहेंगे क्या बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। अगर बच्चों कोई पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पदार्थ यहाँ पे गैस से आपका कहां बदल जाए? ठोस में। गैस से कहां बदल जाए बच्चों? ठोस में। गैस से कहां बदल जाए? ठोस में। तो इसे हम कहते हैं बच्चों निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण। तो यहां पर हम लिख देते हैं कहीं पर साइड में, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम साइड में लिख देते हैं बच्चों, आपको ध्यान देना है अच्छे से। इस घटना को हम कहेंगे क्या? निक्षेपण। क्या कहेंगे बच्चों? इसे निक्षेपण कहेंगे, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो हमने आपको अवस्था परिवर्तन अच्छे से बताया है। ये सारी चीजें जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं, चाहे वो गलनांक हो, चाहे वाष्पीकरण, चाहे निक्षेपण, चाहे संघनन, चाहे हिमीकरण और चाहे ऊर्ध्वपातन, ये सभी जो आपको यहाँ पे परिवर्तन दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी परिवर्तन हमारे पास बच्चों क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। और इन सब परिवर्तन को हम कहेंगे क्या बच्चों? इसमें अवस्था बदल रही है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। आपको ध्यान यहां पर देना है एक एक चीजों को। जैसे और हम उदाहरण यहां पर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, और उदाहरण लेके हम क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे पहले यहां पर हम बात करें, जैसे आप बच्चों देखते हो कपूर होता है। कपूर। कपूर बच्चों आपके पास ठोस होता है, ठोस से वो कहां बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर कोई ठोस से कहां बदल रहा है? गैस में, तो उसको बोलते क्या है? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपके पास कपूर हो गया,
नमक हो गया, नमक आपके पास ठोस होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो वो कहाँ बदल जाता है? गैस में बदल जाता है, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, ठीक है? चलिए, जैसे यहाँ पर हम आपसे कहें कि बर्फ होता है, बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना क्या है बच्चों? बर्फ आपके पास ठोस होती है, पिघल कर कहाँ बदल जाती है बच्चों? द्रव में। तो यहाँ पे ठोस से कहाँ बदल रहा है? द्रव में। इसको हम कहेंगे बच्चों क्या? गलनांक कहेंगे। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। जैसे कपूर का जलना, ठीक है? बर्फ का पिघलना, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास होता है, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं बच्चों निक्षेपण की। निक्षेपण मैंने बताया क्या? जब गैस आपका कहाँ बदल जाए? ठोस में। तो ऐसा कहाँ आपको देखने को मिलता है? कभी-कभी आप देखे होंगे बच्चों फसलों के ऊपर पत्तियों पर बर्फ जमा हो जाती है। तो वहां पर जो आपका जलवाष्प होता है वो कहाँ बदल जाता है बच्चों? बर्फ में बदल जाता है। इसका मतलब गैस से कहाँ परिवर्तित हो गया बच्चों? ठोस में बदल गया, ठीक है? तो यानी इसी घटना को हम कहते क्या हैं? निक्षेपण कहते हैं। और ये आप देख सकते हो पाले का पड़ना जिसे आप कहते हो, ठीक है? और ये कब पड़ता है बच्चों? ठंडियों के समय में पड़ता है। आप देखते हो कि फसलों के ऊपर क्या जमा हो जाती है बच्चों? बर्फ जमा हो जाती है, जिसे कहते हैं पाले का पड़ना। तो ये भी हमारे पास कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है? चलिए और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं बच्चों। जैसे आप कभी देखे हो मोम, तो मोम का बच्चों पिघलना, मोम का पिघलना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने देखा होगा मोम और मोमबत्ती। तो मोमबत्ती का बच्चों जो मोम होता है, जो मोम पिघलता है बच्चों, वो हमारे पास कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब मोम पिघलेगा बच्चों तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, ये चीज आप देखते हो, ठीक है? अब यहां पर और आगे बात करते हैं। जैसे यहां पे लकड़ी का काटना, क्या बच्चों? लकड़ी का काटना, ध्यान दीजिएगा, लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना। तो जब लकड़ी को बच्चों आप काटोगे तो अवस्था तो नहीं बदलेगी, पर उसका यहाँ पे आकार बदल जाएगा, ठीक है? तो ये भी हमारे पास बच्चों कैसा परिवर्तन होगा? ये भी हमारे पास एक भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी का काटना, ठीक है? कागज का मोड़ना, ये भी हमारे पास कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो इसको भी हम लिख लेते हैं बच्चों, कागज का मोड़ना। ये भी हमारे पास बच्चों कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है? क्योंकि जब आप कागज मोड़ते हो तो आकार बदल जाता है, ठीक है? तो आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या रहा है बच्चों? भौतिक परिवर्तन रहा। और ये आई होप कि ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? चलिए जैसे हम और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। जैसे आप देखे हो फल का काटना। तो जब आप फल को काटते हो तो फल का काटना भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। तो कुछ और हम इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहां पर आप लिखिएगा बच्चों फल का काटना, फल का काटना कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन। जैसे स्प्रिंग होती है बच्चों, स्प्रिंग को आप खींचते हो तो स्प्रिंग का आकार बदल जाता है, तो ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। तो यहां पे लिखते हैं स्प्रिंग का खींचना, स्प्रिंग का स्प्रिंग को खींचना कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। आई होप कि ये सब बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। आप देखते हो बच्चों लोहा का पिघलना, लोहा पिघलते हुए कभी देखे होंगे। तो लोहे का जो पिघलना होता है ये भी हमारे पास बच्चों कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि अवस्था यहाँ पर क्या हो रही है? बदल रही है, परंतु उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? तो इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे लोहे का क्या बच्चों? पिघलना। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लोहे का पिघलना। ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? भौतिक परिवर्तन है। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है?
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बच्चों रासायनिक परिवर्तन की, कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। तो जैसे आपने देखा भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु जो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों, इसमें रासायनिक संरचना में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक संरचना में परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, रासायनिक संरचना में क्या हो जाएगा बच्चों, परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा, और जहां पे बच्चों रासायनिक संरचना में परिवर्तन होगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन का मतलब मैं बार बार बता रहा हूं, परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो जाएगी बच्चों, पदार्थ की बदल जाएगी। तो उसको हम कौन सा परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा, रासायनिक संरचना में परिवर्तन होने का मतलब बच्चों गुण बदल जाएगा। अगर रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो गया तो बच्चों यहाँ पे क्या बदल जाएगा, पदार्थ का गुण बदल जाएगा। अगर गुण बदल गया, हो सकता है पदार्थ का रंग बदल जाए बच्चों, तो यहाँ पे रंग में भी आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है, तो रंग भी बदलेगा। तो यहाँ पर ये सारे परिवर्तन आपको दिखाई पड़ेंगे पदार्थ में। जैसे अब यहाँ पर बच्चों हम उदाहरण लेते हैं और उदाहरण लेकर हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिएगा उदाहरण आपके पास क्या होगा। सबसे पहले जैसे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास होता है आग का जलना। तो जैसे आपके पास लकड़ी होती है, तो लकड़ी से आप आग जलाते हो, तो लकड़ी का जलना कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। तो इस बात को हम यहां पर लिखते हैं बच्चों, लकड़ी का जलना। जैसे यहां पे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। ठीक है, ये कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, आगे बात करते हैं, जैसे बच्चों पेड़ का काटना। पेड़ का काटना भी कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा लकड़ी का काटना। लकड़ी और पेड़ में बच्चों अंतर होता है। लकड़ी हमारे पास बच्चों सूखी हुई होती है, निर्जीव होती है, और जो पेड़ हमारे पास होता है बच्चों सजीव होता है। तो जब आप पेड़ को काटोगे तो पेड़ का काटना हमारे पास रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का काटना बच्चों हमारे पास भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को याद रखिएगा, पेड़ का काटना, पेड़ का काटना, पेड़ का काटना कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। एक रंग परिवर्तन की हम बात करते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप फल को काटते हो, फल का काटना कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। परंतु बच्चों आपको ध्यान देना है कि आप फल को काटो और फल को काटने पर रंग बदल जाए फल का, तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। और जैसे आप देखे हो कभी कि जब आप सेब को काटते हो बच्चों, तो काटने के पश्चात सेब जहां से काटे रहते उसके ऊपर लाल रंग की परत जम जाती है, यानी रंग बदल रहा है। इसका मतलब बच्चों वहां पे कैसा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन। इस बात को आप लिख लीजिएगा और ये बात आप नोट करके याद रखिएगा। तो यहां पे लिखिएगा फल का काटना, फल को फल को काटने पर रंग में परिवर्तन। कैसा हमारे पास ये एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आपके पास होता है लोहा, लोहे में जंग लग जाती है, ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। तो यहां पे लिखिएगा लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना कैसा एग्जाम्पल है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का। आप कभी देखे हो चांदी, चांदी के ऊपर काले रंग की परत जम जाती है, यह भी कैसा उदाहरण है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और यहां पर बच्चों हम बात करते हैं भोजन होता है, भोजन को आप पकाते हो, यह भी कैसा है,
रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे भोजन का पकना, भोजन का पकना कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। जैसे भोजन आपका सड़ जाता है कभी कभी, तो भोजन का सड़ना, भोजन का सड़ना कैसा एग्जाम्पल है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन का। भोजन का बच्चों पाचन होता है, तो पाचन होना भी क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। तो इस बात को भी याद रखिएगा, भोजन का पाचन, ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। चलिए और हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। श्वसन, बच्चों श्वसन का आप नाम सुने होंगे। श्वसन भी हमारे पास कैसा बच्चों परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा बच्चों श्वसन, श्वसन, ठीक है। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो ये भी कैसा परिवर्तन है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। तो कई ऐसे सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप कि आपका भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं के साथ आगे बढ़ते हुए हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बच्चों बात करेंगे अभिक्रिया की। अभिक्रिया होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं कि अभिक्रियाएं जो होती हैं बच्चों वो दो प्रकार की होती हैं। एक हमारे पास नाभिकीय अभिक्रिया होती है और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया दो टाइप्स की हो गई, एक नाभिकीय और एक रासायनिक। और हमारे सिलेबस में बच्चों जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। पर हम यहाँ पर तीनों प्रकार की अभिक्रियाओं को हम समझेंगे। पहले अभिक्रिया देखेंगे और उसके बाद नाभिकीय अभिक्रिया और फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया पर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं अभिक्रिया की। तो अभिक्रिया होता क्या है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी आपने लास्ट स्लाइड पे देखा रासायनिक परिवर्तन। तो अभिक्रिया का मतलब है बच्चों जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसी को हम कहते क्या है बच्चों? अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा क्या? रासायनिक परिवर्तन ही आपका क्या होता है? अभिक्रिया कहलाती है। जहां जहां पे रासायनिक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है बच्चों? अभिक्रिया हो रही है। तो सबसे पहली बात, इस बात को आप याद रखिएगा, अभिक्रिया का मतलब है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। और रासायनिक परिवर्तन ही क्या है बच्चों? अभिक्रिया है। अब ध्यान दीजिएगा, जहां पर बच्चों रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जहां पे बच्चों रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पर हमें एक तो संगठन परिवर्तित हो जाएगा, परमाणुओं का संगठन बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा वहां पे संगठन बदलेगा परमाणुओं का। दूसरी चीज, उसकी संरचना बदल जाएगी। संरचना के साथ बच्चों गुण बदल जाएगा। क्या बदलेगा? गुण बदलेगा। ये बात आप ध्यान देना, ठीक है। तो जहां पर अभिक्रिया होगी वहां पे रासायनिक परिवर्तन होगा और अगर रासायनिक परिवर्तन होगा तो परमाणुओं का संगठन बदलेगा कि परमाणु किस तरह से पहले व्यवस्थित थे अब किस तरह से व्यवस्थित हो गए हैं। एक तो उसकी संरचना बदलेगी। कौन सी संरचना? परमाणुओं की संरचना बदलेगी। और साथ में बच्चों क्या बदलेगा? गुण बदलेगा। किसका? पदार्थ का गुण परिवर्तित तो हो जाएगा। तो उसी को हम बोलेंगे क्या भाई? अभिक्रिया बोलते हैं। तो आई होप कितनी बातें आप क्लियर हो गई होगी। तो ध्यान दीजिएगा, तो रासायनिक परिवर्तन होना ही कहलाता क्या है बच्चों? अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो अभिक्रियाएं बच्चों दो प्रकार की होंगी, एक नाभिकीय अभिक्रिया और एक आपके पास क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब किसी पदार्थ के या परमाणु के अभिक्रिया में नाभिक भाग ले, ध्यान दीजिएगा, जब किसी अभिक्रिया में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं
तब ऐसी अभिक्रिया को बच्चों कहते हैं नाभिकीय अभिक्रिया। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग कौन लेता है? नाभिक भाग लेते हैं। तो इस बात को हम यहां पर लिखते हैं बच्चों, इसमें कौन भाग लेगा? नाभिक भाग लेते हैं। नाभिक भाग लेते हैं। नाभिक भाग लेते हैं। किसमें? नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेगा? परमाणु का नाभिक भाग लेगा। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं बच्चों, अगली स्लाइड पे चलते हैं और अगली स्लाइड पे चलकर हम इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से हम इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर बच्चों हमारे पास ये एक परमाणु है। क्या है बच्चों? परमाणु। चलिए, ये हमारे पास परमाणु है और ये परमाणु का बच्चों क्या है? हमारे पास नाभिक है। ठीक है, चलिए। ये क्या है? इसका बच्चों नाभिक है। ठीक, नाभिक में बच्चों दो मूल कण होते हैं, आप अच्छे से जानते हो। एक हमारे पास न्यूट्रॉन होता है जिसे हम यन से दिखाते हैं, और एक प्रोटॉन होता है जिसे हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, दो मूल कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर बच्चों, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, जिसे हम कहते क्या हैं? कोष कहते हैं। चलिए भाई, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप अच्छे से समझिए। तो ये हमारे पास क्या है भाई? एक परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ये हमारे पास क्या है? परमाणु है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। परमाणु को क्या कहते हैं? चलिए, परमाणु का ये हमारे पास क्या है? नाभिक। और नाभिक में दो मूल कण होते हैं, एक आपके पास न्यूट्रॉन होता है और एक हमारे पास क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है। ठीक, इस नाभिक के चारों ओर ये जो वृत्ताकार आपको कक्षाएं दिख रही हैं, इन कक्षाओं को हम कहते क्या हैं? कोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोष। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन वृत्ताकार कक्षाओं को, इन वृत्ताकार कक्षाओं को हम कोष कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कोष कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये नाभिक के जो बगल वाला कोष होता है, इसका नाम क्या होता है बच्चों? के बगल वाला एल होता है, एल के बगल वाला एम होता है, ये आपका एन होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? ओ। तो नाभिक के बगल वाले कोष को के कोष कहेंगे, उसके बगल वाले को एल, फिर उसके बाद यम, फिर यन, फिर उसके बाद क्या होता है? ओ। इसी तरह से ये आगे बढ़ता हुआ क्या होता है बच्चों? चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? कोष। ये नाभिक हो गया और ये हमारे पास पूरा क्या हो गया? परमाणु हो गया। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, नाभिक में तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया,
इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? क्योंकि परमाणु के अंदर 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ये जो बाहर आपको वृत्ताकार कक्षाएं दिखाई पड़ रही, इन्हीं कक्षाओं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन इस वाले कोष में भी होगा, इस वाले कोष में भी होगा, इस वाले में भी होगा, इस वाले में भी होगा भाई। यानी सभी जितने आपको कोष दिखाई पड़ रहे हैं सभी में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों? उपस्थित होगा, ठीक है। और नाभिक में केवल आपका न्यूट्रॉन और क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है, ठीक। चलिए अब यहां पर हम समझ क्या रहे थे? यहां पर हम समझ रहे थे बच्चों नाभिकीय अभिक्रिया। और नाभिकीय अभिक्रिया में मैंने बताया क्या कि परमाणु का नाभिक भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है? परमाणु का नाभिक। जैसे यहाँ पे ये एक परमाणु है और परमाणु का ये नाभिक आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, ये आप देख सकते हो। ये हमारे पास जो ये नाभिक दिखाई पड़ रहा है, ये नाभिक, यही नाभिक बच्चों भाग कहाँ लेता है? नाभिकीय अभिक्रिया में, ठीक है। तो जब नाभिक भाग लेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों? नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है बच्चों, ये 2 प्रकार की होती है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय अभिक्रिया कितने प्रकार की होंगी बच्चों? 2 प्रकार की। इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये कितने प्रकार की होंगी बच्चों? 2 प्रकार की। एक हमारे पास होता है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। और दूसरी जो अभिक्रिया होती है बच्चों वो होती है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ठीक। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपके पास नाभिकीय अभिक्रिया 2 प्रकार की होगी, एक नाभिकीय संलयन और एक नाभिकीय विखंडन। थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों नाभिकीय संलयन क्या होता है और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे नाभिकीय संलयन की। किसकी बात करेंगे बच्चों? नाभिकीय संलयन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय संलयन। और ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया है? नाभिकीय विखंडन। चलिए ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय संलयन में क्या होता है बच्चों? 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर किसी एक भारी नाभिक का अगर निर्माण करते हैं तो उसको हम बोलते क्या है बच्चों? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। थोड़ा सा आप एग्जांपल से समझिए। जैसे यहां पर हम कह दें कि एक हमारे पास ये नाभिक है, इसको हम बोल देते हैं बच्चों ए। ये हमारे पास एक नाभिक क्या है बच्चों? ए है। और एक हमारे पास दूसरा नाभिक क्या है बच्चों? बी है। ये 2 छोटे छोटे क्या है? नाभिक। ये दोनों आपस में मिलकर एक नया नाभिक बनाते हैं और सी, और ये जो सी नाभिक आपका बनकर तैयार हो रहा है ये ए और बी दोनों से क्या है बच्चों? भारी है, ठीक है। यहां पे इसको लिख देते हैं। ये हमारे पास कैसा है बच्चों? हल्का है। ये कैसा है बच्चों? हल्का नाभिक है। ये हल्का है। ये भी हमारे पास कैसा है बच्चों? हल्का है, ठीक है। हल्के नाभिक हैं ये दोनों। और ये दोनों आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का क्या कर रहे हैं? निर्माण। तो ये हमारे पास जो सी नाभिक है ये हमारे पास क्या है? एक भारी नाभिक है, ठीक है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का क्या करें? निर्माण। तो उसको हम बोलेंगे क्या? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नाभिकीय विखंडन क्या होगा। तो नाभिकीय विखंडन में बच्चों एक भारी कोई नाभिक होगा। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक भारी नाभिक है जिसका नाम क्या रख देते हैं? ए। ये ए कैसा है बच्चों? हमारे पास भारी है। ये हमारे पास कैसा है? भारी नाभिक है। अब ये ए नाभिक 2 हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूट जाता है। तो हम मान लेते हैं एक हल्का नाभिक हमारे पास क्या है बच्चों? बी। और एक दूसरा हल्का नाभिक हमारे पास क्या है? सी। तो ये दोनों हमारे पास बच्चों कैसे हैं? ये हमारे पास क्या है? हल्के हैं। कैसे हैं बच्चों? हल्के नाभिक है, ठीक है। तो जब आपका कोई एक भारी नाभिक 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो उसको हम बोलते हैं नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करेंगे और नाभिकीय विखंडन में एक भारी नाभिक टूटकर 2 हल्के नाभिक का क्या करेगा? निर्माण करता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब हम आ जाते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया पर, जो हमारा मेन टॉपिक है और यहीं से हमारे चैप्टर की क्या होती है बच्चों? शुरुआत। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने आपको बताया ये सब बेस था इस चैप्टर का, ठीक है भाई। चलिए तो अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की बच्चों, ठीक।
तो जैसे आपने सीखा कि नाभिकीय अभिक्रिया में परमाणु का कौन भाग लेता है बच्चों, नाभिक भाग लेता है अभिक्रिया में, ठीक है। उसी प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें परमाणु का नाभिक भाग नहीं लेता बच्चों, इसमें परमाणु के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने आपके सामने ये आपके जो फिगर बनाया है इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे ये आपके पास एक परमाणु है और इस परमाणु का बच्चों आप बताइए बाह्यतम कोष कौन सा है। तो इस परमाणु का आपका जवाब होगा बच्चों कि हमारे पास ये जो ओ कोष दिखाई पड़ रहा है, ओ हमारे पास जो कोष है, ओ हमारे पास इस परमाणु का कौन सा कोष है बच्चों, बाह्यतम कोष है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कौन सा कोष है बच्चों, बाह्यतम कोष है। ये हमारे पास कौन सा कोष है, बाह्यतम कोष। और ठीक है, और बाह्यतम कोष को बच्चों एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते क्या है, संयोजी कोष। कौन सा कोष कहते हैं, संयोजी कोष। ये बात आप याद रखिएगा, इसको हम कौन सा कोष कहते हैं, संयोजी कोष, ठीक है। तो बाह्यतम कोष को संयोजी कोष के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भाई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो परमाणु के बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो जैसे परमाणु का बाहरी कोष कौन सा है बच्चों, ओ है, और ओ के पास जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ओ कोष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे बच्चों, वही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें आप क्लास 9th में बहुत बेहतर ढंग से आप सीखे होंगे, ठीक है, कि परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस कोष के पास कितने उपकोष होते हैं। अगर आपको नहीं पता है बच्चों तो हम इसका एक वीडियो बना के आपको YouTube पर डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, पर कुछ समय लगेगा, ठीक भाई। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस परमाणु का बाहरी कोष O है और O के पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही बाहरी कोष के कहलाएंगे क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन। हम मान लेते हैं कि O कोष में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, O कोष में हम मान लेते हैं हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 2। तो भाई अगर हम इस परमाणु की अभिक्रिया किसी दूसरे परमाणु से करवाएंगे तो इसके बाहरी कोष का ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं यही अभिक्रिया में क्या करेंगे बच्चों, भाग लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतनी बातों को ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो इस बात को हम सबसे पहले लिखेंगे यहां पर कि यहां पे भाग कौन लेगा भाई, परमाणु के बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक भाई। तो आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। जैसे यहां पे कौन भाग ले रहा था, नाभिक, उसी प्रकार यहां पे कौन भाग ले रहा है, इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष के परमाणु के, ठीक है। चलिए तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब इसके हम डिफिनीशन को थोड़ा सा समझते हैं, भाग तो कौन लेगा ये चीज तो हमको पता हो गई। इसकी डिफिनीशन क्या होगी कि रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे किसे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया बच्चों रासायनिक परिवर्तन है। मैंने अभी आपको बताया कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वही क्या होती है बच्चों, अभिक्रियाएं होती हैं। और अभिक्रिया के अंतर्गत कौन आता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया बच्चों आप बोलोगे कि जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थों का क्या करें, निर्माण करें, तो उसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लिखते हैं और इसको डिटेल में फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे बच्चों, जब 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 कोई एक या एक से अधिक
एक से एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, उनके अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? बदल जाएगी, और बदलने के पश्चात एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या करेंगे बच्चों? निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो ये पेन है, अगर पेन के अंदर जो परमाणुओं की व्यवस्था है इसी को हम कहेंगे पुनर्व्यवस्थित होकर। अगर इसके अंदर के परमाणुओं की व्यवस्था अगर बदल जाए तो उसी घटना को हम बोलेंगे क्या बच्चों? पुनर्व्यवस्थित। तो पुनर्व्यवस्थित का मतलब परमाणुओं की अगर व्यवस्था बदलेगी, जो उनकी संरचना है वो संरचना बदलेगी, तो उसी घटना को बोलेंगे क्या? पुनर्व्यवस्थित। तो पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का क्या करेंगे? निर्माण। तो उसी को हम बोलते क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कितनी बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं उदाहरण से, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, आप कार्बन का नाम सुने होंगे बच्चे, कार्बन। तो जब कार्बन आपका ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करने के पश्चात वो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, जिसको हम यहां पे लिखते हैं कार्बन कार्बन कॉमा ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा क्या? कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया किए, क्रिया करके बना क्या रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने यहां पे लिखा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बन रहा है, ये कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के गुणों से इसका गुण क्या होगा बच्चों? भिन्न होगा, और इन दोनों की संरचनाओं से इसकी संरचना क्या होगी बच्चों? भिन्न होगी। इसी को हम बोलेंगे क्या? रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कैसे? थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कार्बन को बच्चों हम प्रदर्शित करते हैं सी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। ऑक्सीजन को हम O2 से दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, O2 से। ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं बच्चों? रिएक्शन कर रहे हैं, O2। ये दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं, तो संयोग के स्थान पे हम किसका चिन्ह लगाएंगे बच्चों? धन का चिन्ह लगाएंगे। और ये बच्चों अभिक्रिया करके बनाएंगे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को किससे प्रदर्शित करते हैं? CO2 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कार्बन को C से, ऑक्सीजन को O2 से एक तीर का चिन्ह लगाएंगे और क्या बन गया? CO2। ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे
कि इसको किस तरह से लिखा जाता है किसी अभिक्रिया को। पर अभी के लिए आप समझिए कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों के गुण से इसका गुण क्या है, बिल्कुल भिन्न है। और ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि आप मैग्नीशियम का नाम सुने होंगे, किसका बच्चों, मैग्नीशियम। तो जो आपके पास मैग्नीशियम होता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम, जो मैग्नीशियम हमारे पास होता है, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है बच्चों। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम क्या बनाता है बच्चों, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लिख कैसे सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया किया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो बच्चों मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों के गुण से इसका गुण क्या होगा, बिल्कुल भिन्न होगा। और इसको आप लिख कैसे सकते हो, मैग्नीशियम को बच्चों Mg से प्रदर्शित करते हैं, यहां पे धन का चिन्ह लगाएंगे। ऑक्सीजन को किससे दिखाएंगे, O2 से। बच्चों हम इस पर भी बात करेंगे कि ऑक्सीजन को O से क्यों नहीं प्रदर्शित करते, इसे O2 से क्यों प्रदर्शित करते हैं। इन सारी चीजों पर हम बहुत डिटेल में आगे की क्लास में बात करेंगे, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैग्नीशियम को केवल Mg हम क्यों लिख दिए, क्यों Mg2 नहीं लिखते इसको, ठीक है। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक भाई। तो Mg प्लस O2 आपस में क्रिया किया, क्रिया करके बनाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बच्चों कैसी अभिक्रिया है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो आप आई होप कि ये चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कोई एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक पदार्थ का क्या करेगा, निर्माण, तो उसी को हम बोलेंगे क्या, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। या तो आप ऐसे सीधा सीधा बोल सकते हो कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही कहलाता क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक भाई। तो इन सब में परिवर्तन कैसा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो आई होप कितनी बातें आपको भाई बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब हम चलते हैं पीछे, और पीछे चलते हुए हम बात करेंगे बच्चों यहां पर। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक क्या होते हैं। ये तीन ऐसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बच्चों ध्यान देना, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। बच्चों आपसे पूछा है अभिकारक क्या होते हैं, उत्प्रेरक के बारे में भी पूछा गया है, और उत्पाद के बारे में भी पूछा गया है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों अभिकारक की, कि अभिकारक हमारे पास क्या होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अभिकारक को बच्चों हम कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। और ये होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, ठीक भाई। चलिए तो बच्चों जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम कहते क्या है, अभिकारक। जैसे आप समझिए यहां पर, जैसे हमने यहां पर आपको बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बन और ऑक्सीजन ही तो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और भाग लेने के पश्चात बना क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भाग लेगा अभिक्रिया में बच्चों, उसी को हम बोलेंगे क्या, अभिकारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते क्या है, अभिकारक। और जो नया पदार्थ आपका बनकर तैयार हो रहा है, उस पदार्थ को हम कहते क्या है बच्चों, उत्पाद। ध्यान दीजिएगा। तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनकर तैयार होता है उसको हम बोलेंगे क्या, उत्पाद। तो यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन दो हमारे पास क्या है, अभिकारक हैं, और उत्पाद कौन हुआ, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे की अभिक्रिया देखो बच्चों, यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये हमारे पास क्या है, अभिकारक।
क्योंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बन रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास क्या होगा, उत्पाद होगा। ठीक भाई, तो आई होप कि ये दो बातें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। तो चलिए इसके हम डिफिनीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। चलिए, तो यहाँ पे अभिकारक क्या होगा बच्चों, तो आप लिखिएगा अभिक्रिया में भाग लेने भाग लेने वाले भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, चलिए उत्पाद की बात कर लेते हैं। उत्पाद क्या होगा भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा। उत्पाद अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इसे बच्चों प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो नया पदार्थ बनेगा उसको बोलेंगे क्या, उत्पाद। अब बात करते हैं बच्चों उत्प्रेरक, जिसे कैटलिस्ट कहते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो बच्चों ध्यान देना, उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ना तो अभिक्रिया के पश्चात कोई नया पदार्थ बनता है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जानते हो बच्चों क्या होते हैं, उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, या आप बोल सकते हो जो अभिक्रिया की गति को या तो बढ़ा देंगे या तो अभिक्रिया की गति को क्या कर देंगे बच्चों, धीमा। जैसे यहां पे आप समझिए बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करके बना क्या रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे मान लो कार्बन और ऑक्सीजन बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया कर रहे हैं, और अभिक्रिया करने के पश्चात बनाएंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी अभिक्रिया की गति को हमें तेज करना हो तो हम कोई एक ऐसा पदार्थ इसके अंदर मिला दें जो अभिक्रिया में भाग ना ले, जो अभिक्रिया में भाग ना ले, परंतु इसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर दे बच्चों, तेज कर दे। अब मान लो यही अभिक्रिया बहुत तेजी से हो रही है कि कार्बन और ऑक्सीजन बहुत तेजी से आपस में रिएक्शन किए और रिएक्शन करके बना क्या दिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसी की गति को धीमा करना हो और इसके अंदर कोई एक ऐसा पदार्थ मिला दो जो इसके अभिक्रिया में भाग ना ले और इसकी अभिक्रिया की गति को क्या कर दे, धीमा कर दे, तो उसको भी हम बोलेंगे क्या बच्चों, उत्प्रेरक। जैसे हम आपसे कहें, मान लो कि दो बच्चे हैं या दो लोग हैं, उनके बीच में झगड़ा ना हो रहा हो, कोई तीसरा इंसान आए झगड़ा करवा दे और उस झगड़े में शामिल ना हो, तो जो तीसरा इंसान आके झगड़ा करवा दिया और झगड़े में शामिल नहीं हुआ उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, उत्प्रेरक कहेंगे। और मान लो कोई दो लोग झगड़ा आपस में कर रहे हैं और कोई तीसरा आए झगड़े में शामिल ना हो, उन दोनों के बीच झगड़े को क्या कर दे, शांत कर दे, झगड़ा समाप्त कर दे, तो उसको हम बोलेंगे क्या बच्चों, उत्प्रेरक। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख लेते हैं इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा। जो अभिक्रिया की जो पदार्थ जो पदार्थ अभिक्रिया की गति को
तीव्र या मंद। मंद का मतलब बच्चों धीमा, मंद कर दे परंतु परंतु अभिक्रिया में भाग न ले, न ले, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैटलिस्ट, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाएगा या तो कम करेगा, परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, उसी को हम बोलेंगे क्या बच्चों? उत्प्रेरक बोलते हैं। तो आई होप कि अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, अब आज का एक लास्ट टॉपिक, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। मेरे सामने यहां पर एक बच्चों प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न ये है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? रासायनिक क्यों होती है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों, बहुत शानदार आपके सामने एक प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। अब आपको यहां पे ध्यान देना है कि रासायनिक अभिक्रिया होने का कारण क्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी पदार्थ क्या चाहते हैं? अस्थाई होना चाहते हैं। और भाई पदार्थ अस्थाई होने के लिए ही अभिक्रिया करता है। जैसे बच्चों हम आपके सामने कहें कि ये हमारे पास क्या है बच्चों? एक पेन है। इस पेन को हम जमीन से, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे लेकर आए हैं। अगर इस पेन को हम जमीन पे रख देते, जमीन की सतह पे ऐसे रख देते, तो इस पेन के पास स्थितिज ऊर्जा कितनी होती बच्चों? जीरो। क्योंकि आप क्लास 9th में पढ़े हो कि जब किसी वस्तु को हम ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसके पास स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। तो जब इस पेन को हम जमीन पे रख देते तो इस पेन के पास ऊर्जा कितनी होती बच्चों? जीरो होती। ठीक है, अगर इसके पास ऊर्जा जीरो है, अब ये जमीन पर है, अगर इसको हम जमीन से ऊपर उठा के यहां पे ला दिए, तो जब इसको जमीन से मान लो हमने यह ऊंचाई उठा दिया ऊपर, तो अगर जब इसे आप यह ऊंचाई ऊपर उठा दिए तो इस पेन के पास ऊर्जा कितनी आ जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। आपका जवाब होगा mgh, क्योंकि आपने इसे यह ऊंचाई पे उठाया है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? mgh। और जब यही पेन जमीन पे था तो इसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी थी बच्चों? जीरो। अब आप हमको ये बताइए, ये आपका जो पेन है जब ये हवे में लटक रहा है तब ये ज्यादा अस्थाई है कि जब आपका ये जमीन पर रखा हुआ है तब आपका ये ज्यादा अस्थाई है? तो आपका जवाब होगा कि जब ये पेन हमारा जमीन पर होगा तब ये ज्यादा अस्थाई होगा, और जब ये हवे में ऐसे लटक रहा होगा तो ये कम अस्थाई होगा। क्योंकि बच्चों जब ये जमीन पर है तो इसके पास ऊर्जा का मान जीरो है, और जब इसको हम ऊंचाई पे उठा दिए तो इसके पास ऊर्जा का मान है mgh। और mgh अगर इसके पास ऊर्जा है, यानी ऊर्जा इसके पास आ गई, तो यानी ये कैसा है? अस्थाई है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि संसार में प्रत्येक पदार्थ चाहता है अस्थाई बनना, और अस्थाई बनने के लिए ही कोई पदार्थ क्या करता है बच्चों? अभिक्रिया करता है। ठीक है, और याद रखिएगा अस्थाई पदार्थ के पास कम ऊर्जा होती है, और जो पदार्थ अस्थाई होता है उसके पास ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा। जैसे इस मार्कर को जमीन पे रखेंगे तो इसके पास ऊर्जा कम होगी, और इसको हवे में उठा के लटका देंगे तो इसके पास ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। और जब ऊर्जा ज्यादा है तो अस्थायित्व तो कम है, यानी ये अस्थाई है। और जब ये जमीन पर है तो ऊर्जा कम है और अस्थाई ये ज्यादा है। तो कोई पदार्थ अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए ही क्या करता है बच्चों? अभिक्रिया करता है। जैसे आप यहां पर देखिएगा बच्चों, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहे हैं,
इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों कम अस्थाई हैं। ये चाहते क्या हैं? अस्थाई होना चाहते हैं। इसीलिए ये दोनों अभिक्रिया किए, अभिक्रिया करके बनाए क्या? कार्बन डाइऑक्साइड बनाए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से ये ज्यादा अस्थाई है बच्चों। ठीक है, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्बन अगर ऑक्सीजन ये दोनों कम अस्थाई हैं, इसका मतलब इन दोनों के पास ऊर्जा ज्यादा है। और अस्थाई कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के पास ऊर्जा क्या है बच्चों? कम है। जैसे आप नीचे देख सकते हो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है बच्चों? अस्थायित्व तो नहीं है, परंतु मैग्नीशियम ऑक्साइड अस्थाई है और इसके पास ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के पास ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सिर्फ इतना याद रखिए कि जो पदार्थ अस्थाई होगा उसके पास ऊर्जा कम होगी और जो अस्थाई नहीं होगा उसके पास ऊर्जा क्या होगी? ज्यादा। आप खुद ही देख लो अपने आप को भाई, एग्जाम्पल के तौर पे। जब आपके पास एनर्जी ज्यादा रहती है तो आप शांति से नहीं बैठते, कुछ ना कुछ वर्क करते रहते हो, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट। भाई ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर चुलबुली मची रहती है कुछ ना कुछ काम करने की। ठीक है, परंतु अगर आपके पास एनर्जी ना हो भाई, तो जब आपके पास एनर्जी नहीं होती तो किसी कोने शांति से आप पड़े रहते हो, कोई आके आपको डिस्टर्ब करता है तो कहते हो भाई अरे ताकत नहीं है भाई शरीर में, परेशान मत करो, कहते हो कि नहीं? तो जब आपके पास एनर्जी होगी तो आप शांति से बैठोगे नहीं, और जब शांति से बैठोगे नहीं उसको हम बोलेंगे क्या? अस्थाई। और जब आपके पास एनर्जी कम हो जाएगी तो आप क्या हो जाओगे? अस्थाई हो जाओगे, किसी एक स्थान पर आराम से बैठ जाओगे। ठीक भाई, तो आई होप कि ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आप रीजन जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि हर पदार्थ इस संसार का चाहता क्या है? अस्थाई बनना। और अस्थाई बनने के लिए ही क्या होती है बच्चों? अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आज आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, आपसे मिलते हैं एक नई क्लास में इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिएगा।